अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे भेजी है सना ने कराची से। एक ऐसी कहानी, जैसे ही इस कहानी का इख्तिताम होने लगेगा तो ना सिर्फ आप हैरान और परेशान हो जाएंगे बल्कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लर्जा तारी करने वाली कहानी, अपनी नोयत की अजीबो गरीब और खौफनाक भयानक कहानी। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां पे दो खानदान इकट्ठे आबाद थे। कराची का ये बड़ा सा घर, जिसको अगर दरमियान में दीवार खड़ी करके दो हिस्सों में बांट दिया जाता तब भी दो बड़े बड़े घर होते। लेकिन दोनों भाइयों ने फैसला किया था, शादीशुदा होने के बाद भी, जब उनकी औलाद भी हो गई, कि वो हमेशा इसी तरह इसी घर में इकट्ठे रहेंगे। ये घर तो मां बाप ने बनाया था, लेकिन एक काफी बड़ा शानदार घर। इस घर में दो फैमिली आबाद थी। उन्होंने कहा, नाम जो मेन किरदार हैं उनके हाईलाइट कर दीजिएगा, बाकी के नाम फर्जी कर लीजिएगा। एक भाई जो दूसरे मुल्क कमाने की नीयत से गया था और अपने पीछे अपनी बीवी और एक छोटी सी बेटी को छोड़कर गया था। जब इंसान परदेश होता है तो अपने बच्चों के लिए कमाता है और उसको पता हो कि उसकी एक ही अकलौती औलाद है, तो बाहर की वो कमाई जो पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट की जाती तो काफी ज्यादा बनती थी। उस दौलत ने, उस लाड प्यार ने उस घर में मौजूद जोया को बचपन से ही जिद्दी बना दिया। मां बाप की अकलौती बच्ची होने की वजह से वो जो मुंह से बात निकालती, जिस ख्वाहिश का इजहार करती, वो ख्वाहिश फौरन पूरी कर दी जाती। और अगर मां कोई बात ना मानती तो वो फौरन, जब बाप का फोन आता तो बाप से गिला करता और बाप अपनी बेटी के लाड नखरे उठाते उठाते फौरन अपनी बीवी से कहता, मेरी बेटी की ये ख्वाहिश फौरन से पूरी करो। और यूं वो अपने बाप और अपनी मां से अपनी हर बात पूरी करा लेती। उसी घर के दूसरे हिस्से में जो साथ ही बना था, ये भी एक अलग से पूरा पोर्शन था, वहां पे उन्हीं का ही एक भाई जो वहीं पे एक अच्छी जॉब करता था, जिसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा, उससे छोटी एक बेटी और तीसरे नंबर पर था शहजाद। शहजाद बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौकीन था। और यह कहानी भी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जोया और शहजाद की है, और उसमें एक तीसरा किरदार जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जोया जो अब बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, जहां लाड प्यार ने उसको बेइंतहा बिगाड़ दिया था, खुद सर और जिद्दी हो गई थी, वहीं पे उसने पढ़ाई भी 12वीं तक तो पास कर ली थी, लेकिन उसके बाद अब उसका दिल नहीं लगता था। अब उसका शौक था बैठ के गाने सुनना, फिल्में देखना। सीढ़ियां चढ़ती हुई जब वो ऊपर पहुंची तो ऊपर शहजाद मौजूद था। जोया ने शहजाद को देखते ही एक ठंडी सांस निकाली
और बड़ी अदा से बोली, हाय, तुम्हें देखती हूं तो दिन गुजरता है, तुम्हें ना देखूं तो दिल बेचैन सा हो जाता है। हाय, मैं क्या करूं, मेरा दिल तो तुम्हारे बगैर धड़कना ही भूल जाता है। तुम्हारा दीदार नसीब ना हो तो ये आंखें अंधेरे में डूब जाती हैं। वो उन फिल्मों के डायलॉग वो बोले जा रही थी और सामने खड़ा शहजाद, जो किसी गहरी सोच में गुम था, उसके इन जुमलों को सुनकर बोला, तुम पढ़ लेती तो ये हर वक्त बैठकर फिल्में ना देखती रहती और इन फिल्मों के देखने से हर वक्त डायलॉग ही बोलती रहती हो। ऊपर से तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें बहुत बिगाड़ के रख दिया, हटो मेरे रास्ते से। ये कहता हुआ वो नीचे चला गया। वो भी सीढ़ियों के 2 स्टेप ही अबूर कर पाया था कि पीछे से आवाज आई, ये तो दिल कब का आपको दे चुके, हम तो आपके कब से दीवाने हो चुके। जब आप जान गए कि हम आप पे फिदा हैं, आपका नखरा करना तो बनता है, कर लीजिए नखरे, कर लीजिए। हम तो यूं ही चाहते रहेंगे आपको। पता नहीं वो बाकी जुमले सुन सका था या नहीं, लेकिन वो नीचे उतर गया था और वो फिर अकेली छत पर खड़ी अपने कजन के बारे में सोच रही थी। एक ही घर के अंदर खेलते हुए वो जवान तो हो गए थे, लेकिन दोनों की पसंद बिल्कुल डिफरेंट थी। और शहजाद, उस घर में काम करने वाली औरत, जब उस घर में काम करने के लिए आती तो अपनी छोटी सी बेटी को भी अपने साथ लेकर आती और शहजाद और उस छोटी सी लड़की जिसका नाम था सना, वो इकट्ठे खेलना शुरू कर देते, हम उम्र होने की वजह से। क्योंकि जोया बचपन से ही जिद्दी थी, मनपसंद थी और हर वक्त लड़ती रहती थी, हर वक्त शरारतें करती रहती थी, इसलिए शहजाद उससे दूर दूर रहता। और वो देखती थी कि शहजाद और सना इकट्ठे खेल रहे हैं, वो भी उनके साथ खेलने की कोशिश करती, तो वो दोनों, शहजाद और सना, उसको अपने साथ खिलाने की कोशिश करते कि हाँ हमारे साथ खेलो, लेकिन ये थोड़ी ही देर खेलती और कोई ना कोई लड़ाई कर देती, चीज़ उठाकर फेंक देती, गुस्से का इजहार करती। तो इसलिए अगले दिन शहजाद कहता, नहीं, तुम्हें हमने अपने साथ नहीं खेलने देना। और वो फिर लड़ झगड़ के उनके साथ खेलती और फिर कोई लड़ाई कर देती। और कुछ अरसे के बाद शहजाद और सना, जो दोनों ही बच्चे थे और जोया भी उनकी हम उम्र थी, अब वो सिर्फ देखती रहती, वो दोनों आपस में खेलते रहते। जोया की मां का नाम साइमा था। साइमा को घर के लोग काम वाली या मासी कहकर नहीं पुकारते थे, उसके नाम से या बाजी कह के उसको पुकारा जाता था, क्योंकि वो घरों में काम करने वाली नहीं थी। गुर्बत के हाथों मजबूर होके शौहर जब से माजूर हुआ था, तो वो पढ़ी लिखी औरत थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो घर में आके कपड़े धो दिया करेगी, घर के कुछ काम कर दिया करेगी। और ये घराना भी एक खाता पीता अमीर घराना था, इनको एक काम करने वाले की जरूरत थी। यूं साइमा उनके घर में आती, उनका काम करती, लेकिन वो अपनी बच्ची को भी साथ ले आती थी कि वो जितनी देर घर में काम करती रहे तो वो खेलती रहेगी। घर के लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको भी एतराज ना होता, और उस एतराज ना होने की वजह से शहजाद और सना खेलते और कभी कभी जोया भी उनके साथ खेल लेती। यूं खेलते खेलते शायद शहजाद को एहसास ही ना हुआ कि उस घर में काम करने वाली साइमा की बेटी सना को वो पसंद करने लगा है। और इसी तरह वक्त
गुजरता गया और दोनों अब जवान हो चुके थे। उस उम्र को पहुंच चुके थे जिस उम्र में इंसान समझ जाता है पसंद क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, पसंदीदगी क्या होती है। यकीनन वो एक दूसरे से खुलकर इजहार तो नहीं कर सके थे, लेकिन आंखों ही आंखों में जानते थे कि बचपन से खेलते खेलते दोनों के अंदर शर्म हया होने की वजह से अभी तक इजहार नहीं हो सका, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और यकीनन एक ही घर था जिसकी वजह से जोया भी ये देखती आ रही थी कि बचपन से खेलते खेलते वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो जानती थी कि अब वो शहजाद को प्यार करती है। शहजाद एक खूबसूरत नौजवान था और जोया तो वैसे भी शक्लो सूरत की बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ माँ बाप ने बेइंतहा दौलत उस पर निछावर की थी, इसलिए उसका लाड प्यार, बदतमीजी करना, लड़ पड़ना, बड़ों की तमीज ना करना, मौका ना देखना कि बोलना है, बीच में कूद पड़ना और फैशन करना सब शामिल था। जब कभी मौका मिलता तो वह शहजाद से इसी तरह फिल्मी डायलॉग बोल के अपनी मोहब्बत का इजहार करती और शहजाद उसको झड़प देता, डांट देता। इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मासी, जिसको सारे बाजी कहते थे, साइमा, वो घर में आई और सबको बताने लगी। ये उन दिनों की बात है कि जब शहजाद एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था और उसी वक्त उसी काम करने वाली की बेटी सना ने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी और वो घर मिठाई का डब्बा लेकर आई थी कि आप सबको मिठाई खिला सकूं। मेरी सना ने आज ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। घर में जब वो दाखिल हुई तो साथ में वो नौजवान शर्मीली सी सना भी साथ थी और शहजाद जैसे ही घर में सना को दाखिल होते उसने देखा तो उसने जैसे ही निगाह सना पर पड़ी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसी वक्त सना के चेहरे पे एक शर्म की लाली दौड़ गई। आंखें खुद ब खुद हया की वजह से झुक सी गईं। जानती थी कि कोई सामने खड़ा है जो पसंदीदगी की निगाह से उसको घूरे जा रहा है। घर वाले बातें करते रहे और यूं शहजाद टिकटिकी बांधे तरीके से छुप छुप के घर वाले भी ना देख सकें उसको देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मिठाई वगैरह देकर वो लोग चले गए। शहजाद छत पर गया, उसने अपना मोबाइल निकाला और उसने मोबाइल पे जैसे ही सना का नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से सना बोली तो शहजाद बोला, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने आज ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। वो बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या इरादे हैं सरकार के आगे? जी वही, आगे क्या इरादे हैं? देखें, अब मैं अम्मी से कह तो रही हूं, अगर वो मान जाती हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रही हूं, और वैसे भी जिस तरह के मेरे मार्क्स आए हैं पैसों का मसला नहीं होगा, सरकारी तौर पे मुझे पैसे मिल जाएंगे और स्कॉलरशिप की बुनियाद पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हूं। उसी वक्त शहजाद बोला, सना, वक्त आ गया है तुमसे कहने का। तुम जानती हो ना, मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता हूं। आज तक तुम्हें कह नहीं सका, लेकिन आज तुम्हारी ग्रेजुएशन का सुन के दिल बहुत खुश हो गया। तुम ही मेरा प्यार हो। मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। बस आज तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आई लव यू, आई लव यू सो मच। दूसरी तरफ से वो शर्मा सी गई और शहजाद बोला, तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया।
मैं इसको क्या समझूं कि क्या क्या तुम। वो बोली, नहीं नहीं शहजाद, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ये सच है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन हमारा जोड़ नहीं है। आपके घर वाले कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। आप लोग कहां और मैं कहां, इसलिए प्लीज, मैं आपसे मोहब्बत का कह भी दूं, लेकिन मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत परेशानी की बात होगी। वो बोला, मैं सब कुछ कर लूंगा, वो बात का मसला है, मुझे तुमसे सुनना है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली, हां मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। तो बोला, बस फिर बेफिक्र हो जाओ, मैं जल्द ही अपने वालिदैन से बात करता हूं। उसने फोन बंद किया, मुड़ने लगा तो उसने देखा पीछे जोया खड़ी सब कुछ सुन रही थी। खोया ने उसे देखा और कहा, मैं नोट कर रही हूं कि तुम्हारा प्यार ये बढ़ता जा रहा है और मेरी भी बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है। तुम उस 2% की सना से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और तुम उससे शादी करने का सोच रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने आज तक जितने जुमले बोले हैं वो मैंने फिल्मों के डायलॉग नहीं बोले, वो मैंने दिल की बात तुम्हें सुनाई है। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और एक बात याद रखना, मैं जिस चीज को पसंद कर लूं वो चीज मेरी हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मेरे रास्ते में किसी ने आने की भी कोशिश की तो मैं उसको जला कर रख दूंगी, मैं उसको जान से मार दूंगी। मैं जान से मारना भी जानती हूं, जान लेना भी जानती हूं, जान देना भी जानती हूं। वो एकदम गुस्से में बोला, तुम्हें पहले तो शर्म आनी चाहिए किसी की इस तरह छुप छुप कर बातें सुनते हुए। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि पीछे खड़े होकर तुम इस तरह की मेरी बातें सुन रही थी। और रहेगी दूसरी बात, आज के बाद मेरे रास्ते में ना आना। मैं तुम्हें क्लियर कह रहा हूं, तुम्हारी और मेरी पसंद बहुत मुख्तलिफ है, हम दोनों के मिजाज बहुत मुख्तलिफ हैं। बस ये याद रखना, मेरे रास्ते में अब ना आना। वो जाने लगा तो जोया एकदम से उसके रास्ते के सामने आ गई और उसने कहा, सुन, मैं तुझे कल तक का टाइम देती हूं, मुझे कल तेरा जवाब हां में चाहिए। मैंने अम्मा से भी बात कर रखी है और अम्मा भी तैयार है, अब्बा भी तैयार है। कल तक का वक्त है, तू सोच ले और तू खुद से मुझे हां कर दे, वरना कल ही रिश्ते की बात होगी और कल ही हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। और हां, वो जो तू मासी काम करने वाली की बेटी की बातें कर रहा है ना, उसको भूल जा। मैं कल तुझसे सवाल का जवाब लूंगी। चलती हूं, ये कहती हुई वो चली गई। वो परेशान खड़ा रहा कि अब वो क्या करे, उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। वो जानता था ये बहुत पागल है, गुस्से वाली है, क्या होगा। अगले दिन सोच सोच के उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो ऑफिस से भी जल्दी वापस आ गया। वो अपने कमरे में आया और उसी लम्हे जोया कमरे में दाखिल हो गई। वो उससे बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो बोला, किसी के कमरे में ऐसे दाखिल नहीं होते, दरवाजा खटखटाना चाहिए और उसके बाद दाखिल होना चाहिए। तुम्हें इतनी भी तमीज किसी ने नहीं सिखाई? ओ मिस्टर, मुझे तमीज मत सिखाओ, मैं जवाब लेने आई हूं। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं, या उस 2% की मुलाजमा की बेटी से शादी करनी है? वो बोला,
हां, मुझे उसी मुलाजमा की बेटी से शादी करनी है। तुमने जो करना है कर लो। उसका लहजा देख के जोया समझ गई ये मानने वाला नहीं है। जो उसका गुस्सा आसमान पर था, एकदम से उसका गुस्सा बैठ सा गया और बोली, शहजाद, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को तैयार हूं। मैं गिड़गिड़ा के तुमसे माफी मांगती हूं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन ये जुमले मत कहो प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं तुमसे ही प्यार करती हूं। बचपन से मैंने तुम्हारे ही ख्वाब देखे हैं, और अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। यकीन मानो, मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ ना, मैं क्या करूं? जाओ, मर जाओ। शहजाद गुस्से में बोला। वो एकदम से गिड़गिड़ाती हुई चुप सी हो गई। कुछ देर शहजाद को देखती रही और बोली, क्या मेरे मर जाने से तुझे सुकून आ जाएगा? शहजाद आगे से बोला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी जिंदगी से निकल जा। मेरी जिंदगी को मत तड़पा। तेरी वजह से मैंने अभी फैसला किया है, मैं आज ही अपनी मां से बात करूंगा, सना से रिश्ते की बात। तूने जो करना है कर, तूने जीना है जी, तूने मरना है मर, तूने जो करना है कर ले। दफा हो जा मेरी जिंदगी से। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और वो बोली, सोच लो, मैं फिर दफा हो जाऊंगी। फिर तुम खुश हो जाओगे? हां हां, मैं खुश हो जाऊंगा। प्लीज 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 दफा हो जाओ। अब उसका गुस्सा आसमान पे पहुंच चुका था। वो पहले ही उलझा हुआ था, समझ उसको कुछ नहीं आ रही थी। ऊपर से खड़ी वो उसको धमकियां दे रही थी, मिन्नतें कर रही थी और अजीब सी बातें कर रही थी, पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। और उसने जब हाथ जोड़ के कहा, मेरी जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, दफा हो जाओ, जो करना है करो, मरना है मरो, जाओ यहां से। उसने आखिरी दफा आंसू जो बहाए थे इतना कहा, आखिरी दफा कह रही हूं शहजाद, हां कर दो वरना मैं मर जाऊंगी। उसने दोनों हाथ जोर से ताली वाले अंदाज में ऐसे बजाए जैसे कोई माफी मांगता है और सर पे रख के कहा, प्लीज जो करना है करो, अब निकल जाओ, मुझे सोचने दो, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। वो गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे से चली गई। थोड़ी देर के बाद कमरे में शहजाद दाखिल हुआ और मां को अकेला बैठ गए। देखते ही उसने कहा, मां, मैंने आपसे बात करनी है। हां बेटा बोलो। मां, मैंने लड़की पसंद कर ली है, मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा ठीक है बेटा, क्योंकि उसकी बड़ी बहन और बड़े भाई की तो शादी हो चुकी थी, अब उसी का नंबर था। किससे शादी करनी है मेरे बेटे ने? किसको पसंद किया है? सना को। क्या? किसको? जी हां, आपने सही सुना है, सना को। शहजाद, तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमारे घर में काम करने वाली वो सायमा बाजी, उसकी बेटी की बात कर रहे हो? जी मां, मैं उसी की बात कर रही हूं, मुझे उसी से हर सूरत शादी करनी है। तो मां बोली, बेटा, तेरा बाप तेरे ताया को, चाचा को रिश्ते के लिए हां कर चुका है। तेरे चाचा ने जोया के रिश्ते की बात की थी और तेरे अब्बा ने हां कर दिया, तेरी और जोया की शादी होगी। तो उस सना को अपने दिमाग से निकाल दे और कभी दोबारा अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे उसका नाम भी मत लाना। अम्मा, उस जोया से, उस पागल लड़की से मेरी शादी करनी है। आपने नहीं देखा वो कितना बदतमीजी करती है, वो कैसी खुद सर लड़की है। आप चाहते हैं कि वो मेरी जिंदगी में इस तरह सवार हो जाए कि मैं जी भी ना सकूं, और आपको लगता है वो लड़की आपको इज्जत दे सकेगी? किस तरह आपके आगे बोलती है, किसी का लिहाज करती है, आपका लिहाज करेगी? उसकी मां चुप सी हो गई, जैसे कह रही हो खामोशी। मां की खामोशी बता रही थी, जैसे हां मिला रही हो, हां कहते तो ठीक हो कि लड़की तो बदतमीज है। मां को चुप देखकर वो बोला, बस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अब्बा से बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सना से शादी करनी है। नहीं तो मां। क्या नहीं तो? क्या कहना चाह रहा है? बस मैंने और कुछ नहीं कहना। वो
वहां से निकला और सीधा अपने कमरे में चला गया। कोई थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शोर की आवाज आना शुरू हो गई। उसकी चाची जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो भी जल्दी कमरे से बाहर निकला। एक ही घर था, बड़ा सा घर था। उसकी मां भी आवाज सुन चुकी थी। वो भागते हुए अंदर उस आवाज वाले कमरे की तरफ गए जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा जोया की लाश लटक रही है। जोया ने वाकई खुदकुशी कर ली थी और वो गर्दन में फंदा डाले लटक रही थी। उसका वजूद ठंडा हो चुका था। उसकी मां जब तक कमरे में पहुंची थी तब तक वो मर चुकी थी। उसकी गर्दन ही दूर से बताती थी कि वो खत्म हो चुकी है। सांस की डोरी कब की टूट चुकी है। एक घर में कोहराम समझ गया। लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा काम कर चुका था जो उसने सोचा भी नहीं था। जोया की इस मरने की खबर जो अपनी आंखों से खड़ा देख रहा था, उससे पहले जब उसने मां से बात की थी और मां से उसको लग गया था कि ये शादी नामुमकिन है, मां नहीं मानेगी, और मां ने भी जिस दो टोक लहजे में कह दिया था कि तेरा बाप नहीं मानेगा। अगर मैंने मना भी लिया कि जोया से नहीं करनी जो नामुमकिन है, और अगर फर्ज करें मना भी लिया मैंने ये, तो वो सना से फिर भी तेरी शादी तेरा बाप नहीं करेगा। मां ने दो टोक कह दिया था। तो वो अपने कमरे में जैसे ही गया उसने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से सना ने हेलो कहा तो वो बोला, सना मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शहजाद क्या हुआ है आपको? सब खैरियत है ना? इस लम्हे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो सना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ बिल्कुल, ये पूछने वाली बात है, मैं आपसे प्यार करती हूं। तो बस फिर सुनो, आज ही हम घर से भाग रहे हैं। हम घर से दूर चले जाएंगे और वहीं पे जाकर शादी करेंगे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम चाहती हो तुम किसी और की हो जाओ, मैं किसी और का हो जाऊं? क्या यही प्यार है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, फिर मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। मैं भी दूर चला जाऊंगा, तुमसे भी, अपने मां बाप से भी। वो बोली, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहें। तो सुनो, तुम्हारे पास आज रात का टाइम है। मैं आज रात को 12:30-1 बजे तुम्हारी गली के उस कोने पे खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम्हारे मां बाप सो जाएं, तुम फौरी तौर पे गली के उस कोने पे आ जाना, और आज ही हम यहां से निकल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। वो कमरे में ही बैठा था कि थोड़ी देर के बाद रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई, और जब वो साथ वाले घर में गए, साथ वाले पोर्शन में, तो देखा जोया मर चुकी है। एक कोहराम मच चुका था। अब उस घर में एक फौतगी हो गई थी। एक इंसान इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसका दिमाग उलझा रहा। वो फैसला कर चुका था, जानता था कि जोया अगर नहीं भी रही तो उसकी मां ने क्लियर कह दिया था कि अगर तेरा बाप मान भी गया तो फिर भी सना के साथ नहीं मानेगा। तो उसने फैसला कर लिया था, जोया बेशक नहीं रही, अब्बा ने तो फिर भी नहीं मानना, और कहीं जोया वाली बात मेरे ऊपर ना आ जाए कि कहीं मैंने कुछ जोया को कह दिया और मेरी वजह से जोया ने खुदकुशी कर लिए, ये बहुत गलत हो जाएगा। ये सोचता हुआ वो घर में तो सारा दिन खामोश रहा, लेकिन वो इंतजार में था कि रात हो और वो सना को लेकर दूसरे शहर चला जाए। उसने अपने बैंक से कुछ पैसे निकलवा लिए, अपने एक दोस्त को फोन किया जो दूसरे शहर में रहता था कि यार हमने निकाह करना है और वहीं किराए का घर लेकर रहना है। तो उसने हामी भर ली, आ जाओ। रात को वो अपने घर से निकला और सीधा गली के उस कोने में पहुंच गया जहां पे उसने सना को टाइम दिया था। तकरीबन 1 बजे के करीब सना उसे आती हुई दिखाई दी। उसने सना को साथ लिया और फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचे।
रेलवे स्टेशन के जरिए वो दूसरे शहर पहुंच गए। दोस्त ने उन दोनों का इस्तकबाल किया और यूं सादगी के साथ उनका निकाह कर दिया गया। कुछ ज्यादा लोगों ने शिरकत नहीं की और एक छोटा सा घर उन्होंने फौरी तौर पे किराए पे ले लिया। एक ऐसा घर था जिसके सहन के अंदर एक दरख्त लगा हुआ था और आगे 2 कमरे थे। वो निकाह होते ही जब उस घर के अंदर पहुंचे तो सामने बैठी वो अपनी उस दुल्हन जिसका नाम सना था उसकी तरफ देखकर बोला, मैं आज बहुत खुश हूं सना, मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। आज तुम मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने मौजूद हो और मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझ रहा हूं। उसने बैठ के कितनी ही देर मोहब्बत की सना से बातें की। वो उसके साथ बातें करता रहा, बैठा रहा और यूं ढेर सारी मोहब्बत की बातें करने के बाद अब वो एक मियां बीवी थे। उस कमरे में पता ही न चला कब सुबह हुई, कब वो दोनों मोहब्बत की उन दूर दूर परवाजों में महव रहे कि 2-3 दिन इसी तरह घर में गुजरे। वो बाहर से खाना ले आता और वो दोनों खा लेते। दोस्त के तवस्सुत से एक आम सी उसको मुलाजमत मिल गई। वो अच्छी जॉब तो नहीं थी लेकिन अभी फिलहाल कुछ पैसे भी मौजूद थे। लेकिन इस छोटी सी जॉब से ये होता कि तनख्वाह तो बहुत कम थी लेकिन शाम को 4-5 बजे वो घर पहुंच जाता और सुबह चला जाता। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर के लिए रवाना हुआ और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा उसकी बीवी सना किचन के अंदर खड़ी चाय बना रही है। उसने बीवी को मुस्कुरा के देखा जो चाय बनाने में इतनी महव थी कि देख ही न सकी कि बाहर शौहर आया है। वो उसको कुछ देर मोहब्बत से खड़ा देखता रहा। नई नई शादी थी, वो तो मजबूरी थी कि 3-4 दिन ही उसको नौकरी करनी पड़ गई। वो सीधा कमरे की तरफ जाने लगा और एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया कि 1 मिनट मैं पहले वॉशरूम से हो लूं। वो कमरे में दाखिल होने के बजाय साइड पे मुड़ा और जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाना लगा तो उसी लम्हे उसको एक जोरदार झटका लगा। वॉशरूम से सना निकलती हुई नजर आई। वो एकदम से चौंक गया। सना वॉशरूम में थी। वो एकदम से परेशान हुआ कि तुम, कह रही। सना ने कहा, आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूं, मैंने वॉशरूम जाना था। लेकिन 1 सेकंड। वो चलता हुआ किचन में गया देखने के लिए कि सना तो किचन में थी। उसने कहा मे भी शायद मैं कमरे की तरफ जाने लगा था तो ये इधर आ गई होगी, मैं उलझ गया हूं। खैर उसने वॉशरूम यूज किया और उसके बाद उसने उसके लिए खाना गर्म किया। दोनों ने बैठ के खाना खाया, बातें करते रहे। तकरीबन 2 रातें छोड़कर तीसरी रात वो एक नॉर्मल सी बात थी। उसको लगा कि शायद मेरा वहम था। वो किचन में थी। उसने उससे पूछा इसलिए नहीं कि वो कहीं वहम में शिकार ना हो जाए, डर ना जाए। हो सकता है मेरी ही गलती हो, वो किचन में खड़ी हो और किचन से सीधी वॉशरूम में आ गई हो। ये तीसरी रात थी उस वाकये के बाद कि आज उसको काफी काम था और वो बैठा जाग रहा था। सना सो गई। काम करते करते रात के 2 बज गए कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई।
पहले उसने कहा कि मेरे दरवाजे पर तो नहीं हो सकती, मेरा तो इस शहर में कोई जानने वाला ही नहीं है, मेरे पास तो कोई दिन को ही नहीं आता, रात को कौन आएगा कि साथ वालों का दरवाजा होगा। लेकिन दोबारा से जिस तरह दरवाजा खटखटाया गया तो वो चौंका कि ये तो मेरा दरवाजा लगता है। वो कमरे से बाहर निकला और चलता हुआ जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने पूछा, कौन? तो बाहर से उसी लम्हे फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। अरे भाई, पूरे मोहल्ले को जगाना है क्या? उसको परेशानी हो गई कि कोई मोहल्ले वाली ना इतराज कर दें, भाई रात को कौन इतना ऊंचा ऊंचा दरवाजा खटखटा रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक हवा का झोंका था, एक गर्म हवा का झोंका, साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका। जैसे ठंडा और गर्म दो झोंके आए हों, उसको झोंके महसूस हुए, एक ठंडा और एक गर्म। वो एकदम से ऐसे हड़बड़ाया। हवा के झोंके के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजा तो खटखटाया गया था। कल यार दरवाजा खटखटाया गया था। वो कुछ देर वहां खड़ा इस तरह सोचता रहा कि मेरा वहम है या दरवाजा खटखटाया है, क्या हुआ है। उसने गली में निकलकर इधर उधर देखा, हर तरफ देखा, कोई भी नहीं था। कोई हमसाए भी दरवाजा खटखटाते तो वो इसलिए कि जिस वक्त उसने कहा कौन है भाई, तो बाहर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, तभी उसने दरवाजा खोला था कि जो दरवाजा खटखटा रहा था अभी तक उसका हाथ दरवाजे पर ही था कि उसने दरवाजा खोला था, तो इतनी जल्दी तो कोई जा ही नहीं सकता। फिर भी उसने कहा पता नहीं क्या है, दरवाजा बंद किया और सीधा कमरे में आया काम करने के लिए, बैठ के दोबारा वो काम कर सके। लेकिन उसी वक्त उसको हैरत का झटका लगा, बिस्तर खाली था, सना बिस्तर पर नहीं थी। सना कहां गई? सना वॉशरूम में होगी। वो बैठ के काम करने के लिए बैठा ही था, लेकिन दिल में आया यार मैं एक दफा वॉशरूम से आवाज देकर तो पूछ लूं, क्योंकि अभी बाहर दरवाजा खटाया और अजीब सा एक ठंडा और गर्म झोंका सा आया, कोई बंदा भी नहीं था, पता नहीं क्या है। वो चलता हुआ वॉशरूम गया। सना, क्या तुम वॉशरूम में हो? सना, ठक 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 ठक। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। इसका मतलब है सना, दरवाजा खुले होने के मतलब यही था सना अंदर नहीं थी, वो वॉशरूम में नहीं थी। वो साथ ही दूसरे कमरे में गया कि साथ वाले कमरे में ना चली गई हो। उसने साथ वाले कमरे में जाके सना को देखा तो सना वहां भी नहीं थी। वो एकदम से परेशान हो गया। जल्दी से वो चलता हुआ किचन की तरफ गया। किचन में भी सना नहीं थी। उसने घर के अंदर सना को ढूंढना शुरू कर दिया, क्या हुआ है, सना कहां गायब हो गई है। वो इधर उधर उधर सना को देखता हुआ अपने मेन दरवाजे की तरफ गया, जिसको खोल के अभी आया था, कि जिसने अभी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था सिवाय दो हवा के झोंकों के। वो परेशान से सर पकड़ के खड़ा हुआ था कि जल्दी से कमरे में जाऊं, फोन उठाऊं और कॉल करूं अपने दोस्त को। परेशानी में समझ उसको कुछ नहीं आ रहा था। तेजी से भागता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ फोन उठाने के लिए, लेकिन सामने निगाह पड़ी, वो तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। सना तो वहां मौजूद थी। ये क्या है? मुझे क्या हो गया है? शायद काम की ज्यादती है या क्या है? मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? सना तो लेटी हुई है। अब वो सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या हो गया है? मोबाइल तो उसके पास था, लेकिन जब वो घर से रवाना हुआ था इस नीयत के साथ कि जैसे ही सना मेरे पास आ जाएगी मैं अपना ये नंबर बंद कर दूंगा, और उसने ऐसे ही किया था। घर से रवाना होते ही उसका नंबर चल रहा था, लेकिन वो जब वो गली में पहुंचा था और सना का इंतजार कर रहा था, और जब उसने देखा सना आ रही है तो उसने पहला काम ये किया था, सना से कहा था कि अपना नंबर बंद कर दो, और मैं भी अपना नंबर बंद करने जा रहा हूं। दोनों ने दूसरे शहर पहुंच के उसने अपने लिए एक नई सिम खरीद ली थी, और सना ने कहा था अब मेरी फिक्र मत करें, मुझे अभी मोबाइल की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मुझे मोबाइल की वजह से कोई ट्रेस कर सके, इसलिए मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। अब
उसके पास नया नंबर था। कभी कभी उसका दिल करता कि मैं नंबर खोलूं, देखूं मेरे घर के पीछे क्या हालात हैं, मेरे इस तरह चले आने से मां बाप के साथ क्या हुआ। जोया तो मर गई थी, लेकिन मेरे मां बाप के साथ क्या बना। लेकिन वो डरता था कि इतनी खुशियों भरी जिंदगी जो वो सना के साथ शुरू कर चुका है, सना उसकी खातिर अपने मां बाप को छोड़कर आ गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सब खेल खराब हो जाएगा। तो वो अपने मोबाइल को बंद ही रखता। अब सना सो रही थी, वो परेशान हुआ, सना तो सो रही है, तो सना कहां थी। शायद मैं थक गया हूं, टेंशन में हूं, क्योंकि माँ बाप का ख्याल आता है, दिल करता है मोबाइल खोल के माँ बाप से बात करूं, देखूं कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। टेंशन में रहता हूं, शायद इसलिए मेरा दिमाग इस तरह उलझा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं। उसने काम किया, सो गया। अगला पूरा हफ्ता बिल्कुल ठीक रहा। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, आगे छुट्टी थी, वीकेंड आ रहा था। उसने गजरे खरीदे, फूलों के बने हुए, सफेद मोतियों के बने हुए 2 गजरे खरीदे सना के लिए, अपनी प्यारी बीवी के लिए। और खुशी खुशी जैसे ही ऑफिस से निकला, उसने गजरे खरीदे और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। जब आज वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वो चलता हुआ अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो सना किचन में मौजूद नहीं थी, वरना अमूमन वो किचन के अंदर होती। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था, तो इसका मतलब है सना कमरे में है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने अपने हाथ पीछे छुपाए हुए थे, उसके हाथों में गजरे थे, वो उसको सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सना उससे पहले उसको सरप्राइज दे चुकी थी। वो अपना वही पहला दिन जो उसने दुल्हन का लिबास पहना था, जो अपने साथ घर से लेके आई थी, उसी लिबास को पहने, उसी तरह घूंघट किए बिस्तर पर बैठी थी। वो एकदम से चौंक सा गया। उसने कहा, सना? तो सना की आवाज आई, जी। अरे भाई, ये तुम दुल्हन बन के क्या कर रही हो? आपके लिए सरप्राइज। आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं ना? जानती हूं, आप मेरे बगैर जी नहीं सकते। आपको सबसे ज्यादा मुझसे प्यार है ना? भाई, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? हां, तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार है। तुम ही मेरी सबसे ज्यादा प्यारी और चहेती बीवी। और ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अगर तुमने मुझे सरप्राइज दिया है तो हां, मैं हैरान रह गया हूं तुम्हारे इस सरप्राइज से, लेकिन मेरा सरप्राइज चेक करो। उसी लम्हे उसने अपने हाथों के पीछे छुपाए हुए दोनों सफेद गजरे अपने हाथों में पकड़ लिए कि तुम्हें सफेद गजरे, सफेद मोतियों के फूल बहुत पसंद है ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूं। घूंघट किए बैठी उस सना ने खुद से अपना घूंघट पीछे कर दिया, चेहरा सामने किया, क्योंकि फूल उसको हमेशा से बहुत पसंद थे, सफेद मोतियों के फूल। और उसके सामने शौहर के हाथों में गजरे थे। वो गजरों कर देखकर बोली, मैंने तो सोचा था आज आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन आपने मुझे सरप्राइज दे दिया। मेरे लिए गजरे ले आए। उसने दोनों अपने बाजू आगे कर दिए। ले, अब मुझे पहना दे ना, अपने हाथों से पहना दे। उसने गजरा इस अंदाज में हाथ में पकड़ा कि एक गजरा हाथ में पकड़ लिया और दूसरा उसकी बाजू में पहनाने लगा कि उसी लम्हे महसूस हुआ कमरे में जैसे कोई दाखिल हो रहा हो। जैसे ही उसको बाहर से कमरे में किसी के दाखिल होने की मौजूदगी का एहसास हुआ तो एकदम से चौंका कि घर में कौन आ गया। तो जैसे मुड़ा तो क्या देखता है, सना हाथ में चाय का कप लिए अंदर दाखिल हो रही है। वो एकदम उसका झटका निकल गया। तो सना बोली, क्या हुआ? खैरियत? क्योंकि सना ने देख लिया था कि वो डर गया है। सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? उसी लम्हे मुड़ा और दुल्हन बन के बैठी सना की तरफ देख के हैरान हो रहा था। जो उसने देखा वहां पे तो कोई भी नहीं है। सना भी चौंकी कि ये क्या कर रहे थे आप? सना ने शायद दाखिल होते ही उसका अंदाज देख लिया था कि वो अपना हाथ
इस तरह जैसे कोई किसी को चूड़ी पहनाता है, इस अंदाज में गजरे को पकड़े हुए आगे कर रहा था। तो वो बोली चाय रखते हुए, क्या हुआ है आपको, आप ठीक है ना? वो बहुत घबरा गया। आज पहली दफा था कि वो इतना घबरा गया। उससे पहले भी वो डरा था, घबराया था, लेकिन कि बीवी डर ना जाए, बीवी परेशान ना हो जाए। उसने बीवी से बात नहीं की थी क्योंकि एक नया शहर था और वो एक ऐसी लड़की थी, शर्मीली और मासूम सी, जो दुनियादारी को भी ज़्यादा नहीं जानती थी। उसकी खातिर माँ बाप को छोड़ कर आ गई थी। वो दफ्तर चला जाता था, वो पीछे अकेली होती थी। इस तरह की बातें करके वो उसको डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो वो इतना खुद डरा हुआ था कि वो जल्दी से चाय का कप रख कर नीचे बोली, क्या हुआ है, आप खैरियत से हैं ना? और वो अपने शौहर को संभालना शुरू हो गई, जैसे कुछ शक सा पड़ गया हो, और बोली, बताइए मुझे क्या हुआ है आपको? वो बोला, क्या तुम्हें इस घर में कुछ महसूस होता है? इस घर में? कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम अभी कहां थी? मैं किचन में आपके लिए चाय बना रही थी। सना, इस घर में कुछ गड़बड़ है। शहजाद, क्या हो गया आपको? किस घर की बात कर रहे हैं? इस घर की जहां पे मैं आपके जाने के बाद अकेली होती हूं? यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठिए बैठिए आप। उसने हाथ से पकड़ के शहजाद को बिठा दिया। समझ गई थी शौहर डरा हुआ है। क्या हुआ है? मैंने अभी किसी को देखा है। किसको देखा है? नहीं, किसी को नहीं। वो खुद ही उलझ गया कि बीवी को बताकर डरा दूंगा, ये परेशान हो जाएगी, बहुत ज्यादा डर जाएगी। वो उसको प्यार से समझाते हुए बोली, हमें हौसला करना होगा। जब आपने कहा था मां बाप का घर छोड़कर आ जाओ, ये मेरे लिए भी बड़ा खौफनाक फैसला था, मेरे लिए भी बहुत बहुत भयानक फैसला था, लेकिन आपकी मोहब्बत की खातिर मैंने कर दिया। अब हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, बहुत कुछ सहना होगा। मैं जानती हूं आप अपने माँ बाप को याद करके दुखी हो जाते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि किसी को हमारा पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा। इसी वजह से आप खामोश रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। काम का बोझ भी है और परेशानी भी है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी ये घर बिल्कुल क्लियर है, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैठिए, चाय पीजिए। प्यार से उसने शौहर को चाय दी और वो चाय पीना शुरू हो गया। कुछ दिन इसी तरह मजीद गुजरे कि वो लोग एक बातों का ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि पुरानी बातें याद करना शुरू हो गए कि जब हम छोटे थे इस तरह खेलते थे। आज उसका दिल चाह रहा था, कल छुट्टी थी, वो ढेर सारी बातें करे। शहजाद अपने गम को भुलाने के लिए, वालिदैन के दुख को भुलाने के लिए सना से बातें करता रहा, और वो हम खेलते थे, वो उस तरह शरारतें करते थे। याद है फिर वो जोया, उसने अभी तक उसको नहीं बताया था कि जोया मर चुकी है। उसको बताना भी नहीं चाहता था कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, और उसकी शादीशुदा इस जिंदगी में वो अकेली है, उसको भी माँ बाप का दुख है, कहीं वो ना मेरी तरह परेशान हो जाए। याद है वो जोया बीच में कैसे तंग करती थी, हम दोनों उसको हटा देते थे, मैं उसको खेलने नहीं देता था, जिद्दी थी ना, लड़ पड़ती थी, ये होता था वो होता था। वो मुस्कुराई जा रही थी, सना उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, और सारी बातें करता रहा कि एकदम से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई वो बोली, रुकिए मैं मोमबत्ती लेकर आती हूं। उसने उसके मोबाइल की लाइट जलाई और मोमबत्ती लेने किचन में चली गई। जैसे ही वो मोमबत्ती लेकर आई, उसने वो मोमबत्ती एक जगह पर रख दी, और जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ी तो शहजाद ने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि जिसने मोमबत्ती रखी थी और जैसे ही वो मुड़ी थी, वो सना नहीं थी, वो एक भयानक चेहरे वाली कोई डायन थी। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था, इतना खौफनाक कि उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई, थर थर कांपना शुरू हो गया, और ऐसा हवास बाख्ता हुआ कि
उसको खुद ही पता ना चला कि मुझसे क्या हुआ है कि उसने एक जोरदार धक्का दिया और वो डाइन नीचे जा गिरी। वो जैसे मुड़ी ही थी कि उसकी निगाह उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसको जैसे देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, टोटल सफेद आंखें। नाक उसकी बहुत ही लंबी और आगे चूंच वाली थी। उसके होंठ गायब थे, जैसे किसी ने उसके होंठों को काट लिया हो। उसके होंठों से कटे हुए होंठ ऊपर भी और नीचे होंठ थे ही नहीं, वहां पे खून रस रहा था। और उसके दांत ऐसे मैले कुचैले पीले दांत और काले स्याह दांत, जैसे कोई सिगरेट पी पी के दांतों को काला स्याह कर लेता है, ऐसे भयानक खौफनाक से सांस। और दांतों के अलावा उसका मुंह इतना बड़ा था कि साइडों से गालें भी गायब थीं और अंदर वाला जबड़ा पूरा नजर आ रहा था। उस डाइन का चेहरा ऐसे था जैसे एक बहुत बड़ा जबड़ा, जिसके गाल दोनों गाल भी गायब थे, होंठ भी कटे हुए थे और नाक लंबी और ऊपर की तरफ टेढ़ी। आंखें उसकी बिल्कुल सफेद और उसके सर पे बाल इस तरह के थे जैसे किसी रीछ के उलझे हुए बाल होते हैं, रीछ की तरह के काले स्याह, बिल्कुल जैसे रीछ के बाल हों, ऐसे उसके सर और कानों पे बाल थे। और उसके कान ऐसे थे जैसे कोई चूंच वाले कान का कोई जानवर होता है, जिसके ऊपर की तरफ कान थे और चूंच बनी हुई थी उन कानों की। और उसके कान दोनों इतने बड़े बड़े थे कि चेहरे से ज्यादा उसके बड़े बड़े कान थे। वो भयानक खौफनाक औरत देखते ही ना सिर्फ वो थर थर कांपना शुरू हो गया, बल्कि ऐसा डरा कि उसने उसको धक्का दे दिया। और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया तो एक जोरदार चीख की आवाज आई और साथ ही लाइट आ गई। वो थर थर कांप रहा था कि लाइट आ गई, कि नीचे से कराहने की आवाज आई, हाय मार डाला। और वो तकलीफ से कराह रही थी। वो खौफजदा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। तभी उसने देखा कि नीचे से सना मुश्किलों से उठकर बैठी थी। उसकी कमर पे और सर पे शायद चोटें आई थीं। वो अपने सर को सहला रही थी, कमर पे हाथ रख रही थी, हाय धक्का दे दिया, हाय मार दिया। उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उसकी आवाज़ आई, शहजाद मेरी हेल्प करो। और तभी जैसे वो होश में आ गया कि ये मैंने क्या किया है, अपनी बीवी सना को धक्का दे दिया। नीचे कोई डाइन नहीं थी, उसकी बीवी सना थी। शायद मोमबत्ती की उस रोशनी में, उस आग में जिस डाइन को उसने देखा था, उसका वहम था, उसका खौफ था, या वाकई वो डाइन थी। लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया तो उस डाइन के मुंह से एक चीख निकली और उसी वक्त बिजली आ गई थी। बिजली आते ही उसने देखा वहां पे कोई डाइन नहीं है, वहां पे तो सिर्फ उसकी बीवी सना है। वो थर थर कांपते हुए आगे बढ़ा, सरना को हाथ देकर उसने खड़ा किया, उसको चारपाई पे बिठाया, लेकिन उसको चोटें लग चुकी थी। काफी देर लगी उसको नॉर्मल होने में। जब वो बेहतर ही, उसने उसको पानी ला कर दिया, पानी पिलाया, तो उसके बाद बोली, क्या हो गया है आपको? आपने तो इतने बुरे तरीके से मुझे धक्का दिया है कि मैं तो डर ही गई हूं, मुझे तो डर लग गया आपसे। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया है कि मेरा सर अगर जोर से टकरा जाता, मेरा सर फट जाता, मैं मर जाती, फिर क्या होता? नहीं 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 सना, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं ऐसी बातें मत करूं? आप तो प्रैक्टिकली मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। शहजाद क्या हो गया है आपको? प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। शहजाद को लगा जैसे वाकई मैं दिमागी तौर पे अजीब सा हो रहा हूं और मेरा ये जो बिहेव है मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। क्योंकि जब उसने अपनी बीवी से पूछा था कि तुम्हें इस घर में डर नहीं लगता क्या, तुम्हें इस घर में कुछ महसूस होता है, तो उसने कहा, तो घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस घर में खुश हूं। हाँ, माँ बाप का दुख मुझे भी है आपकी तरह, लेकिन मैं उसको ज्यादा सोचती इसलिए नहीं हूं। ज्यादा माँ बाप को सोचूंगी तो खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरा भी दिल करेगा कि मैं माँ बाप के पास वापस जाऊं, लेकिन मैं यहां खुश हूं। यहां कुछ भी नहीं है, यहां सब कुछ ठीक है। और आज उसने हद ही कर दी थी। उसका दिमाग उसको डाइन दिखा रहा था या क्या दिखा रहा था कि उसने बीवी को धक्का मार के ही नीचे गिरा दिया था।
तकरीबन 3-4 दिन लगे थे सना को उन चोटों की वजह से। इतनी ज़ोर से उसने धक्का दिया था कि 3-4 दिन के बाद उसकी वो चोट जो कमर और सर में लगी थी जाके आहिस्ता आहिस्ता उसका दर्द कम हुआ था। 3-4 दिन उसको दर्द रहा था, लेकिन शुक्र है फिर उसको कुछ नज़र ना आया। दिन इसी तरह गुजरते रहे। अब वो रिलैक्स हो रहा था, कुछ बेहतर हो रहा था। घर के अंदर उसने अपने आप को समझाया था कि ये मेरी आंखों का धोखा है, ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूं। घर में मैं और सना हैं। शायद वालिदैन का दुख, उनसे दूरी का दुख, उनको इस तरह छोड़ आने का जो दुख है, उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। अजीब से ख्याल आ रहे हैं, बहके बहके ख्याल आ रहे हैं। सना कहीं मुझसे दूर ना चली जाए, मेरा प्यार है कहीं मुझसे खो ना जाए, इसलिए मैं अजीब सा देख रहा हूँ। मुझे अपने आप को संभालना होगा, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उसने बैठ के अपने आप को काफ़ी समझाया और उसका फ़ायदा ये हुआ, उस समझाने से अपने आप को, अपने दिमाग को रिलैक्स करने से ये हुआ कि उसके बाद घर में जो भी मामलात हो रहे थे वो बंद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खौफ भी खत्म होता गया, वो रिलैक्स होता गया। अब उस घर में उनको तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। ऑफिस से छुट्टी हुई, आज काफी लेट हो गया था। वो चलता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर दाखिल हो गया। उसने किचन में जाके बीवी को आवाज दी, सना वहां पर नहीं थी। वो अंदर कमरे में गया, दूसरे कमरे में जाके आवाज दी, लेकिन सना उसको नजर ना आई। वो एकदम बाथरूम की तरफ जाने लगा तो एकदम से उसको महसूस हुआ कि अंदर अंधेरे में कुछ है। वो सीधा उस अंधेरे की तरफ गया तो क्या देखता है, उस सहन के कोने पे बना हुआ दीवार के साथ जो वो दरख्त लगा हुआ था, उस दरख्त के साथ एक लाश लटक रही है। और जैसे ही उसने रोशनी करके उस लाश की तरफ देखा, सहन का बल्ब जलाया तो क्या देखता है, सना मर चुकी है। सना की फांसी लगी हुई लाश लटकी हुई है दरख्त के साथ। किसी ने उसको मार डाला था। अगर उसने खुदकुशी की होती तो जो खुदकुशी करता है वो अपने नीचे कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई मेज रखता है और जब फंदा अपने गले में डाल लेता है तो उस मेज को गिराता है और वो लटक जाता है। लेकिन उसके पांव के नीचे कोई मेज नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि कोई घर में दाखिल हुआ है और उसने उसकी बीवी को गले में फंदा डालकर दरख्त के साथ लटका दिया और उसकी प्यार भरी बीवी सना को मार डाला था। यह मंजर उसके लिए कयामत का मंजर था। उसने फौरी भाग के अपनी बीवी के पांव, जो लटकी हुई बीवी थी, उसकी टांगे और पांव पकड़कर धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। सना, तुम्हें किसने मार दिया? मुझे पता है तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, तुम नहीं मर सकती। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी का भी अब तो कोई मकसद नहीं रहेगा। तुमने क्यों मेरा साथ जोड़ दिया? किसने मारा है तुम्हें? वो पागलों की तरह, दीवानगी की तरह बातें किए जा रहा था उस फंदा लगी लाश के साथ जो उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी बीवी थी। वो कितनी देर अपनी बीवी की टांगों से इसी तरह लिपटा रहा और उसकी टांगों से लिपटा धाड़े मारकर रोता रहा, अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। नहीं सना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। काफी देर वो रोता रहा। एकदम से रोते रोते उसके दिमाग में ख्याल आया, मुझे माँ बाप को फोन करना चाहिए। मेरी मना सना मर गई है, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे माँ बाप को फोन करना चाहिए। वो अंदर भागा। वो सिम जो उसने बंद करके रखी हुई थी, पुरानी उसकी वही सिम, उसने सिम निकाली और अपने मोबाइल के अंदर वो अपनी पुरानी सिम जो उसने घर से निकलते ही, जैसे ही उसने सना को रिसीव किया था उसकी गली से, तो उसने वो सिम बंद कर दी थी। उसने फौरी तौर पे वो अपनी सिम लगाई। सिम जैसे ही ऑन हुई,
धड़ाधड़ उसकी सिम पर मैसेज आने शुरू हो गए। यकीनन कॉल करने वालों ने कॉल की होगी और जब नंबर बंद होता है तो मजबूरी में अगला मैसेज ही भेजता है और बार बार मैसेज ही भेजता है कि जब कभी भी वो फ़ोन को ऑन करेगा तो कम से कम उसको मैसेज तो मिल जाएगा। तो उसने मोबाइल ऑन किया तो टाँ 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 मैसेज आई जा रहे। वो परेशान हो गया, उसका तो दिल टूटा हुआ था। वो तो अपनी ज़िंदगी से नफरत कर रहा था कि पहला मैसेज देखते ही उसकी जो निगाह पड़ी, लिखा हुआ था सना। वो चौंका कि सना का नंबर? तो आगे लिखा हुआ था, शहजाद तुम कहाँ हो? माँ बाप तुम्हारे शदीद बीमार हो चुके हैं, वो शादी के लिए तैयार हैं, वो तुम्हारी और मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। खुदा का वास्ता है अपने मोबाइल को ऑन करो, मुझसे राब्ता करो। तुम्हारी अम्मी मान गई हैं हम दोनों की शादी के लिए, वो हमारी शादी कर देंगे। वो तुम्हारी जुदाई में बीमार हो चुकी हैं तुम्हारी अम्मी। प्लीज़ जब भी मेरा मैसेज पढ़ो मुझसे राब्ता करो। इस तरह के कई मैसेज लिखे हुए थे और वो जो मैसेज पढ़ता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था। वो तो सना के मैसेज थे और सना ये कह रही थी कि वापस आ जाओ, वो उसका इंतज़ार कर रही है। ये क्या है? और उसी लम्हे उसकी निगाह पड़ी, सामने खिड़की के पास सना खड़ी है और उसने अपने दोनों हाथ ऐसे बांधे हुए हैं और वो कमरे के अंदर ही खड़ी होके खुली हुई खिड़की के बाहर इस अंदाज में घूर रही है जैसे कह रही हो कि अब तुम्हें पता लग गया है शायद। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। सना तो घर में थी और वो उसको मैसेज कर रही थी। तो ये बाहर लाश किसकी थी? लाश तो अब उसको पता नहीं थी या नहीं थी, अब तो सना सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही सना को तरफ देखा, उसने कहा तुम कौन हो तुम? तो वो मुड़ी और कहा, मैं हूं जिससे तुमने अभी इजहार किया है रो रो के, जिसकी टांगों से लिपट लिपट कर तुम रो रहे थे, जिससे रोज तुम प्यार करते हो, जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुमने क्या सोचा था मैंने फांसी ले ली तो तुम्हारी जान छूट गई? नहीं शहजाद नहीं, मैं अपनी जिद की पक्की हूं। मैंने तुम्हें कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे रहोगे, और देखो तुम मेरे हो, मेरे। तुमने मेरे पांव पकड़ के अभी कैसे गिड़गिड़ा के मुझसे भीख मांगी है, प्यार की भीख। और रोज कैसे तुम मुझसे कितनी ढेरों बैठ के बातें करते रहे थे। तुमने जिसको मरे हुए देखा था, हां वो जोया मर गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो तो अपनी जिद की अना की इतनी पक्की थी कि मरने के बाद भी देखो तुम्हारे सामने खड़ी है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुई। वो समझ चुका था कि जिसके साथ वो 2 महीने से रह रहा था वो सना नहीं, वो जोया थी। उसकी वो नहीं जानता था कि वो किसका रूप धार के आई है, वो किस तरह किसी के वजूद में आई है, उसने सना का रूप कैसे धारा है। वो तो मर गई थी, तो क्या कोई जिन्नी है जो उसका रूप धार के आ गई है? उसकी आत्मा है जिसने किसी का वजूद हासिल कर लिया है। वो कुछ भी नहीं जानता था। उस वक्त उसका दिमाग शाएं 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 कर रहा था कि एकदम से उसके दिमाग में एक आवाज़ आई, एक ही रास्ता है इससे बचने का, नहीं तो ये तो मार डालेगी। क्योंकि अब आखिरी अल्फाज वो बोल रही थी, अब जब तुम्हें इस राज का पता लग ही गया है तो यूं याद रखना, मेरे भी जाने का वक्त आ गया है और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। मेरे पास भी एक ख़ास वक्त था, इससे ज़्यादा मैं भी इस दुनिया में टिक नहीं सकती थी, मुझे वापस जाना था। और आज जब तुम इस राज से आशना हो चुके हो, तुम्हारे सामने ये राज खुल गया है, तो अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा और तुम्हें भी साथ लेकर जाना होगा। जैसे ही उसने कहा और वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी, जैसे उसकी गर्दन दबाना चाहती थी, उसको मारना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, कि उसी लम्हे शहजाद के दिमाग में ख्याल आया, मुझे अपने बचाव के लिए एक चीज़ ही करनी चाहिए। अगर मैं बच सकता हूं तो सिर्फ खुदा का कलाम है, ये जो चीज़ भी है मुझे इससे बचा सकती है। उसने उसी लम्हे ऊंची आवाज़ में
अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया, वो आगे बढ़ती हुई, जो मुस्कुराती हुई अपने हाथों को आगे किए हुए आगे आ रही थी, वो एकदम से रुक गई और जैसे डर गई, जैसे उसको अंदाज़ा हुआ कि ये इसने क्या कर दिया, ये इसने क्या पढ़ दिया। तो बोली, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। वो समझ गया ये आगे नहीं बढ़ पा रही और अगर मुझे रोक रही है तो यही एक कलाम है जो मुझे बचा सकता है। और उसने ऊंचा ऊंचा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और कलाम पढ़ते पढ़ते वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होना शुरू हो गया, लेकिन उस कलाम की वजह से वो एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। शुक्र है वो दरवाजे के सामने नहीं खड़ी थी, साइड पे खड़ी थी, इसलिए वो कलाम पढ़ता 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 साइड पे हुआ और जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसने ऊंची आवाज़ में कलाम पढ़ना तो जारी रखा, लेकिन बाहर दौड़ लगा दी। बाहर दौड़ते 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 वो घर से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो दौड़ता ही रहा। कैसे? वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और वहां बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसका दोस्त एक मौलवी साहब को मस्जिद से बुलाकर लाए थे, वो मुसलसल उस पर पढ़ रहे थे। और जब वो होश में आ गया तो उन्होंने उसको दम किया हुआ पानी पिलाया और कहा, इस पे कोई साया था जो अब नहीं है, ये डर गया था, अब ये ठीक है। उसने दोस्त से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। तो दोस्त ने पूछा, तुम्हारी बीवी? उसने उसे बताया, वो मेरी बीवी नहीं थी, प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचाओ, बाकी बातें तुम्हें मैं घर पहुंच के बताऊंगा। दोस्त ने उसका साथ दिया, वो उसको लेकर उसके घर पहुंचा। उसकी माँ वाकई काफ़ी बीमार थी उसकी जुदाई में और उसका बाप शदीद गमज़दा था। उसको देखते ही वो शदीद खुश हो गए। जहाँ जोया मर चुकी थी उसका दुख था, वहाँ बेटे की इस तरह चले जाने का दुख था। माँ उसको देखकर लिपट गई, उससे रोती रही कि मेरा बेटा तू क्यों चला गया था, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा, तू जो कहेगा हम वही करेंगे, प्लीज़ इस तरह छोड़ कर मत जाना। वो अपनी फैमिली से मिला, अपने उस दोस्त का उसने शुक्रिया अदा किया और उसको सारी बात बता दी और कहा कि वो मैं घर छोड़ आया हूं, अब वहां पे कौन है कौन नहीं मैं नहीं जानता। उसके दोस्त ने कहा, तुम बेफिक्र हो, मैं कारी साहब को ही लेकर जाऊंगा और मामलात में संभाल लूंगा और तुमसे राब्ते में रहूंगा। वो दोस्त वापस गया, कारी साहब को ही लेकर उस घर के अंदर गए। देखा तो वो घर बिल्कुल क्लियर था, जो सामान इनका था वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था, कोई आत्मा भूतनी चुड़ैल कुछ भी नहीं था। फिर भी कारी साहब ने वहां पे पानी दम किया, घर के दरो दीवार पे पानी का छिड़काव कराया और उसके बाद वो मकान जो किराए पे लिया गया था, मालिक मकान को वापस कर दिया गया। उधर शहजाद अपने माँ बाप के पास आ चुका था और माँ बाप जो दुखी थे, शहजाद की माँ, अब उसने शहजाद के बाप को बता दिया था कि वो इसलिए छोड़ कर गया है। तो बाप ने कहा, कम अज़ कम मुझसे मशवरा तो कर लेती। उसने कहा, आपने ही तो कहा था, तो मैंने भी आगे से वही जुमले कहे। जो बाप जिद पे था, अब तो वैसे भी जोया मर चुकी थी, जहां उसका दुख था वहां बेटे का उससे और भी बड़ा दुख था। और जब वो मान गए तो उसकी और सना की शादी कर दी गई। सना ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी और शादी के बाद भी वो पढ़ती रही। आज उन दोनों के बच्चे हो चुके हैं, उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है। लेकिन सना कहती है, ये कहानी जब उन्होंने अपने दोस्त को सुनाई थी तो मैंने भी ये पूरी कहानी उसी तरह सुनी थी और उसने वो कहानी अपने वालिदैन को भी सुनाई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उसने नहीं बताई थी, कुछ बातें वो छुपा गया था। लेकिन सना कहती हैं, मेरे शौहर शहजाद ने मुझे सारी कहानी उसी तरह सुना दी थी जैसे वाक़यात उनके साथ पेश आए थे। आज शहजाद बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आए थे उनको नॉर्मल होने में भी 1.5 से 2 महीने लगे थे। वापस आने के बाद भी वो शादी भी नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। जब 1.5-2 महीने बाद वो नॉर्मल हुए आहिस्ता आहिस्ता, तब जाके वालिदैन ने उनको राज़ी किया, फिर शादी की तरफ गए और फिर टाइम लगा, हमारी शादी हुई। आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी शहजाद के सामने उन 2 महीनों का जिक्र किया जाए तो वो शदीद खौफज़दा हो जाते हैं और उस रात वो सो नहीं सकते, इसलिए उनके सामने कभी भी उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता। मैं हॉरर कहानियाँ सुनती हूँ, लेकिन शहजाद के सामने नहीं सुनती।
उनको हॉरर कहानियां भी अच्छी नहीं लगती। मैं काफ़ी अरसे से आपकी कहानियां सुन रही थी और मेरी ख्वाहिश थी कि आपको कहानी भेजूं, अपनी ज़िंदगी की ये सच्ची कहानी, ताकि आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो उनकी ये कहानी जब मैंने सुनी तो यकीन मानिए मैं भी चौंक गया, मैं भी हैरान रह गया। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्या कोई इंसान किसी ऐसी बंदी, ऐसी चुड़ैल, ऐसी आत्मा, ऐसी बदरूह के साथ रह सकता है? तो इसका सिंपल मैं आपको जवाब देता हूं। इसके कई तरीके होते हैं। जब इंसान इस तरह के इंसान के साथ जो जादू के जरिए रूप धार ले, जो किसी के वजूद के अंदर पनाह ले ले, जो किसी शक्ति के जरिए हो जाए, कई मतलब होते हैं। तो याद रखिएगा, जो इंसान उसके साथ रह रहा होता है उस पे भी एक तरह का सहर हो जाता है, जादू हो जाता है। उसको सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा होता है और वो आत्मा, वो बदरू, वो चुड़ैल, वो डाइन, वो जो भी होता है, होती है, वो जिसके सामने भी जाएगी तो उसके ऊपर अपना जादू कर देगी। उसको नहीं पता लग सकता कि वो कौन है और उसने क्या रूप धारा हुआ है, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अमलियात जानते हैं, जो रूहानियत जानते हैं। वो बदरू, वो चुड़ैल, वो डाइन अगर उनके सामने जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि ये इंसान नहीं है, कोई रूप धारे हुए मखलूक है। बाकी के ऊपर उसका जादू चलता है, लेकिन रूहानियत वाले के सामने, अल्लाह के वली के सामने उसका जादू नहीं चलता। इसलिए वो अगर दोस्त के सामने गई और या एक आम मौलवी के सामने गई तो किसी को भी उसका पता नहीं लगा। और क्योंकि शहजाद तो हर वक्त उसके साथ था, इसलिए उसका जादू उस पर असर करता था। उसको पता ही नहीं लग सका कि वो किस वजूद के साथ रह रहा है। लेकिन जब इनका राज फाश हो जाता है, इनकी भी कंडीशन होती है, तो फिर इनको वापस भी जाना पड़ सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।